वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जी प्राचीन इतिहास का सिलेबस दे दीजिए, तो मैंने सोचा आपको प्राचीन इतिहास का सिलेबस दे दिया जाए और आपको यह भी बता दिया जाए कि भाई प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से अभी से इसकी आप जो वीडियोज़ है वो पा सकते हैं और देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका बीए थर्ड ईयर के जो पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है, सेम सिलेबस वही है। बस उसका सिलेबस आपका जानते हैं क्या है? बीए जो तृतीय वर्ष का मैंने एक वीडियो अभी कल या परसों में आपको दी है, वह वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आपके पेपर का भी नाम है, प्राचीन इतिहास बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं का, और वही सिलेबस पॉलिटिकल साइंस मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का भी है। जो ईयरली एग्जामिनेशन होता था पहले, उसी के अकॉर्डिंग अब जो परीक्षाएं जिनकी ईयरली वालों की होगी खास करके, तो उसमें तृतीय वर्ष में आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें आपको 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के बारे में पढ़ना है बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बीए अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, यानी कि बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में, आपको प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है भाई? आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ना है 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सेम सिलेबस है आपका, जो सिलेबस उसमें आपको पढ़ना है वही सिलेबस इसमें पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री ये आपको उसमें देखना है, इसमें भी देखना है। संगम साहित्य के बारे में आपको देखना है, वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ना, यही सब आपको पढ़ना है जो है थर्ड ईयर वाले में, और यही आपको इसमें पढ़ना। तो अभी जो वीडियोस मैंने महासंग्राम की दी है बीए थर्ड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 1 की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब आपके सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देकर के पास हुए, मतलब कि पास हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन अब आप आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में। अभी से अपनी तैयारी फोर्थ सेमेस्टर की प्रारंभ कर दीजिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपकी विधिवत तैयारी करवाई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। धुआं धुआं करना है, ऐसे पढ़ना है कि एकदम से तबाही मचा देनी है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। और जो जिन लोगों के मन में धारणा है कि भाई बीए वाले कुछ नहीं जानते हैं, बीए वाले बस केवल पढ़ते ही हैं, उनका कोई मतलब नहीं पढ़ने ना पढ़ने का, तो उनको आपको दिखाना है कि भाई बीए में क्या होता है, कितनी अच्छी जानकारी होती है। खास करके मैं आपको बता दूं कि बीए के क्षेत्र में मैं पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहा हूं, और इसी प्रकार से मैं कार्य करता रहूंगा। बस आपका साथ मुझे ऐसे मिलना चाहिए, आप अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री में हमको पढ़ना है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के हमको पढ़ना है 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहले तो हमको अध्ययन के स्रोत जानना। अध्ययन के स्रोत मतलब क्या, कि आखिरकार दक्षिण भारतीय साहित्य मतलब कि जो इतिहास रहा है, इसको जानने के जो सारे स्रोत रहे, यानी कि किस किस पुस्तकों में, किन किन अभिलेखों के माध्यम से, किन किन चीज़ों के माध्यम से हमको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि दक्षिण भारत के साहित्य के बारे में खास करके साहित्यिक स्रोत है बहुत सारे इतिहास को जानने के। इसके अलावा दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत बहुत सारे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है, इसको जानने के साहित्यिक स्रोतों में संगम साहित्य आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा संगम साहित्य के अलावा आप देखते हैं जो है आपका तमिल साहित्य आपका आता है, कन्नड़ साहित्य है, और भी तमाम सारे ग्रंथ हैं जो कि एक प्रकार से पांड्य वंश, चोल वंश, और इसके अलावा आप देखते हैं चेर वंश, पांड्य, चोल, इस सभी के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हमको बहुत सारे अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, और बहुत सारे सिक्के हमको मिले उनके माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो चर्चा करेंगे किन किन माध्यमों से मिलती है और किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी पर चर्चा होनी है आपकी इकाई नंबर 1 में। इकाई 2 में हमको क्या जानना है? इकाई 2 में हमको जानना है भाई संगम साहित्य किसे कहते हैं। संगम साहित्य के बारे में इकाई नंबर 2 में हम जानेंगे। इसके बाद में संगम साहित्य में खास करके राजनीतिक संरचना कैसी रही उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के चेर, पांड्य और चोल राजाओं के प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ वहाँ के शासन विधान के बारे में, समाज के बारे में, धर्म कहाँ कैसा था वहाँ का, अर्थव्यवस्था कैसी थी दक्षिण भारत की, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे पता चलता है कि इस युग में दक्षिण भारत का आर्यीकरण हो रहा था तथा आर्य संस्कृति उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहमान थी और अब तक वैदिक यज्ञ अस्तित्व में आ गए थे। और इसमें
इसमें काफ़ी धन व्यय किया जाने लगा था। संगम साहित्य में इस काल में दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार की संपन्नता भी दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के पुहार, सालियूर, मूसरी, तोंडी तमाम प्रकार के बंदरगाहों का उल्लेख भी संगम साहित्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संगम साहित्य के बारे में विधिवत जानकारी हमको लेनी है। इसके अलावा पल्लव डायनेस्टी के बारे में, पल्लव वंश के बारे में पढ़ना है। पल्लव वंश के पूरे इतिहास के बारे में, पल्लवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, विस्तार समझेंगे, हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताने का प्रयास। इसके अलावा पल्लव वंश के विभिन्न राजाओं के बारे में, मुख्य राजाओं के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में, पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में और उसके ईस्वी सन के बारे में सब कुछ मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा तीसरी इकाई के अंतर्गत हमको राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी शासक रहे होंगे उन शासकों के बारे में, राष्ट्रकूटों के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। वातापी के चालुक्य के बारे में हमको पढ़ना है विस्तार से। तो वातापी के एक चालुक्य नहीं, कई सारे चालुक्य हैं, चालुक्य वंश है वातापी का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकाई 4 में हमको क्या पढ़ना है, बेंगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। तो बेंगी के चालुक्यों के बारे में, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में, वातापी के चालुक्यों के बारे में, ये सब हमको पढ़ना है। ये सब दक्षिण भारत के इतिहास के एक प्रकार से शासक मतलब कि शासन सत्ता रही है और यहाँ के जो मतलब कि जो राजा रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करना है। पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 5वां क्वेश्चन आपका चोल वंश। चोल वंश के बारे में जानेंगे विस्तार से। चोल वंश के इतिहास के बारे में, चोल वंश की उत्पत्ति के बारे में, चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, चोल वंश के हर एक चीज़ों के बारे में, उसके समय सीमा के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास रहेगा। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इकाई नंबर 6 के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 6 में हमको पढ़ना है कदम्ब वंश के बारे में। ठीक है, गंग वंश के बारे में और पांड्य वंश के बारे में। कदम्ब वंश के बारे में पूरा जानकारी, गंग वंश के इतिहास, उत्पत्ति सब के बारे में, पांड्य वंश के इतिहास और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको ग्रहण करनी है। वैसे गंग वंश की बात की तो गंग वंश एक अनुश्रुति के अनुसार गंग जो थे श्री कृष्ण के वंशज अर्थात यादव थे। अभिलेखों में गंग शासकों ने अपने को एक प्रकार से जाह्नवी यानी कि जानवी या गंगा नदी का पुत्र बताया है और एक प्रकार से कान्यावन गोत्रीय ब्राह्मण भी ये लोग अपने आप को कहते हैं। गंग के लोग मतलब गंग शासकों मतलब कि जो गंग रहे हैं, ठीक है, गंग वंश के लोग। इसके अलावा दक्षिण भारत के अन्य अनेक राजवंशों की भांति गंगों ने भी कल्पना के आधार पर अपने को उत्तर भारत के इक्ष्वाकुओं से संबंधित और अहिच्छत्र और अयोध्यापुरी का शासक बताया है। और कुल मिलाकर के वास्तव में दक्षिण भारत के मूल निवासी रहे थे गंग। ठीक है, गंग शासकों में दुर्विनीत हो गए और भी विद्वान हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पूरा विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में। पांड्य वंश, इसके अलावा 7वीं इकाई में हमको यादव वंश के बारे में जानना है। ठीक है, काकतीय वंश के बारे में, होयसल वंश के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। बहुत लंबा लंबा चैप्टर्स है, ऐसे आपको केवल लिखा है होयसल वंश। होयसल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, प्रमुख शासक अगर हैं तो उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, उन्होंने किससे किससे युद्ध लड़ा, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। वो समस्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वैसे मैं एक सलाह आपको जरूर दूंगा कि आप लोग जाकर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे आप जानते हैं? काकतीय वंश के संस्थापक और प्रथम शासक वेंत था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे काकतीय वंश के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। काकतीय वंश, यादव वंश, कदम्ब वंश, गंग वंश, पांड्य वंश, चोल, चालुक्य, होयसल सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला जो आपका जो है इकाई आएगी उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, उस प्रसार के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के आपका सिलेबस जो आज यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, ये सिलेबस जो है आपका बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का सिलेबस है, जो मैंने कल आपको महासंग्राम वीडियो में पढ़ाया है। तो आप जाकर के अभी वीडियोस पड़ी हुई है उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए वो महत्वपूर्ण। और 2023 का मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है आपका, 2022 का मॉडल पेपर पड़ा हुआ है प्राचीन इतिहास का पेपर 1 का, उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का वैसे मैं सभी के लिए नई वीडियो बनाऊंगा, नया मॉडल पेपर होगा आपका और चैप्टर वाइज वीडियोस आपकी प्रोवाइड होगी। एक एक बस को लेकर के मैं चर्चा करूंगा, उसके शासकों के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको बता दूं कि इसी प्रकार से तमाम प्रकार के सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र का भी सिलेबस मैंने दे दिया है, जिसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा प्राचीन इतिहास का सिलेबस तो आपको मैंने जो है एक प्रकार से ये आज का है ही। इसके अलावा सोशियोलॉजी का ये सिलेबस आपका
इसको मैंने दे दिया है सोशियोलॉजिकल मतलब सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का सिलेबस हो चुका है आपका, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसके अलावा हिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है, जिसमें के अंदर का आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। ये आपका केवल हिस्ट्री वाले ही पढ़ेंगे, जिसने केवल हिस्ट्री लिया है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में, हिस्ट्री भरा हुआ है, यानी जो इतिहास पढ़ते हैं या मध्यकालीन इतिहास जिसको आप बोलते हैं, तो वो ये सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर वाला है, वो जो मैंने अभी सिलेबस बताया वो पढ़ना है उनको, ठीक है। हिंदी अनुवाद में मतलब हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना है BA 4th सेमेस्टर में, ठीक है। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेम ही सिलेबस है, आप किसी विश्वविद्यालय से आपके लिए यही सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी में आपको आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में भी मैंने बताया। प्राचीन इतिहास का सिलेबस आज अभी आप लोगों ने देखा ही, इसके अंतर्गत हमको ये सब चीज़ें पढ़नी, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अब जितने भी सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स अभी बच रहा है, आपका इंग्लिश बच रहा है, आपका संस्कृत बच रहा है, आपका जो है साइकोलॉजी बच रहा है, और इसके अलावा आपका बच रहा है जो है फिलोसॉफी बच रहा है, उसका भी मैं दे दूंगा। मतलब सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट बच रहे हैं उन सभी का सिलेबस मैं देने का प्रयास करूंगा, और आपके जो सिलेबस बच रहे हैं उन सभी सिलेबस का आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे सारे सब्जेक्ट लगभग अधिकतर सब्जेक्ट मैंने आपको दे दिए हैं, और बाकी जितने सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से लेकर के सारे सब्जेक्ट का मैं आपको प्लेलिस्ट मतलब कि वो दे दूंगा सिलेबस, और सिलेबस के फिर रिकॉर्डिंग बाद में आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी जल्दी, ठीक है। होली बाद से मैं लगभग क्लासेस एकदम से आपकी प्रारंभ करवा दूंगा विस्तार से, जिसमें हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इन सभी वंश के बारे में अगर आप अभी से गूगल पर डाल करके पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से अध्ययन अपना प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो वेट करें हमारा, मैं जल्दी प्रारंभ करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।